गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वो है चैप्टर नंबर 4 है मटेरियल्स है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे पहले अपने क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ लिया था और इसके साथ में एयर एंड वाटर पोल्यूशन भी हमने देख लिया था। बट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स केमिस्ट्री का चैप्टर है, 44 पेज नंबर है। बुक्स आप सबने मैं उम्मीद करता हूँ ले ली होंगी, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे अपन क्या है, किस तरह से कौन कौन से मेटल्स हमारे नेचर में पाए जाते हैं, कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं और मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं, देखो टेबल नंबर 4.1 ही आ जाता है आपके। टेबल्स काफ़ी ज़्यादा है, एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। अपीरियंस एंड हार्डनेस ऑफ मैटर। ठीक है, मटेरियल्स का अपीरियंस कैसा होगा, या तो मटेरियल कोई भी होगा वो या तो चमकदार होगा या शाइनी इसको अपन बोले, या फिर डल होगा एकदम ऐसे डल कलर में। और दूसरी बात करते हैं अपीरियंस, ये तो हो गया। हार्डनेस के बारे में बात करते हैं तो या तो हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। जैसे पत्थर हार्ड होता है, एक मिट्टी का पत्थर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो अभी जो सबसे पहले अपन बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी पाई जाती हैं, सबसे पहले अपन मेटल्स की पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेटल्स में जो फिजिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है वो होती है मेलेबिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं अपन, मेलेबिलिटी की बात करें। मेलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, अगर आप उसको कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, अगर आप उसको कूटते जाओगे, हैमर से कूटते जाओगे तो वो एक शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने लोहे की चादरें देखी होंगी, आयरन ही तो है ना, उसको कूट कूट के अपने क्या बना दिया, शीट बना दिया। ठीक है, तो आयरन जो होता है, मेटल्स जो होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है मेलेबिलिटी की। अगर आप एक पत्थर के ऊपर हैमर से चोट करोगे तो वो टूट जाएगा, वो ब्रिटल होता है, मेलेबल नहीं होता है। लेकिन मेटल्स को आप चोट मारोगे तो वो गोल था चपटा हो जाएगा, मतलब कि मेलेबिलिटी उसमें पाई जाती है। इज दैट क्लियर। अब इसी से आप ये एक्टिविटी देख सकते हो 4.1 जो रिलेटेड है। नेक्स्ट जो चीज होती है मेटल्स की प्रॉपर्टी फिजिकल, वो होती है डक्टिलिटी के बारे में बात करते हैं अपन। डक्टिलिटी मतलब कि मेटल्स के पास में एक फिजिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड उसमें से अपन वायर्स ड्रॉन कर सकते हैं अपन। जैसे आपने देखा होगा कॉपर के वायर होते हैं, कितना लंबे लंबे वायर होते हैं, टूटते नहीं है वो आपस में। गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है, 1 ग्राम या 0.2 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार तक खींच सकते हो आप। बारीक बाल जो होते हैं आपके, उससे भी पतला तार, मतलब कि ब्रेक नहीं होगा। डक्टिलिटी इसको बोलते हैं अपन कि ड्रोन्स टू वायर थ्रेड्स। मेटल्स भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, ब्रेक नहीं होते, मेलेबल होते हैं, डक्टिल होते हैं। एंड थर्ड प्रॉपर्टी जो पाई जाती है इनमें वो होती है सोनोरस। जब भी ये गिरेंगे नीचे तो आवाज़ करते हैं, या कोई भी चीज़ इनको हिट करती है तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। स्टील की थाली नीचे गिर जाती है, काफ़ी देर तक साउंड प्रोड्यूस करती है। अगर लकड़ी का कोई आइटम गिरेगा तो इतना साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। तो मेटल्स सोनरस होते हैं नेचर के अंदर। साथ ही साथ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो आसानी से ये हीट का भी कंडक्शन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी कनेक्शन जो है इनमें होता है। अब इसके अलावा बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो वहाँ पर आएंगे आपके सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है। इनका अलग ही स्ट्रक्चर होता है, इनको अपन नॉन मेटल्स बोलते हैं। मेटल्स जैसे कि आपके जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन ये सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। ये भी मेटल ही है लेकिन सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको चक्कू से भी काट सकते हैं। और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी सारे मेटल जो हैं जनरली सॉलिड स्टेट में मिलेंगे आपको, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, कॉपर वगैरह, जिंक, सब कुछ। लेकिन मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है। आपने देखा होगा थर्मोमीटर जो होता था, हम जिसको बुखार फीवर नापते थे, मुंह में दबा करके जीभ के नीचे, उसमें नीचे जो डॉट डॉट चमकीला सा होता है वो मरकरी होता है। हीट का भी अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होगा। इसके अलावा सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे के सारे क्या हैं आपके बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स में आते हैं, जो आपको जो है चक्कू से भी काटे जा सकते हैं, मेल्ट भी आसानी से हो जाते हैं। तो ये तो सारी बात थी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, कौन किससे रिएक्ट करके क्या बना सकता है। तो देखिए, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जैसे ही मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं। तो यू हैव ऑल्सो परफॉर्म द क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा कि बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मेटल्स को जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे
तो क्या बनेगा, वो बनेगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल में अगर आपको बताऊं तो आप देखोगे कि ये मेटल है मैग्नीशियम, और आपने इसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराया तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, मेटेलिक ऑक्साइड इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो कि मेटल्स का आपसे पूछे कि जब रिएक्शन करते हैं किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको एक्टिविटी 4.3 दे रखी है, रस्ट ऑफ फॉर्म द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन आयरन ऑक्सीजन वाटर। कि लोहे पे जंग कैसे लगता है, क्योंकि आयरन मेटल है, एयर इस एटमॉस्फेयर में है ऑक्सीजन O2, और मॉइस्चर भी रहता है वाटर, इससे रस्ट बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टीज होती है, ऑक्साइड्स ऑफ द मैग्नीशियम इज आल्सो नेचर इन द बेसिक। अब ये ऑक्साइड नेचर में होते कैसे हैं, हम बोलेंगे कि नेचर में बेसिक होते हैं। दो ही चीजें होती है, 7th में पढ़ा था अपने, एसिड और बेस। ये ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। अब बेसिक कैसे होता है इसका पता लगाते हैं अपन। तो हमने ये मेटल ऑक्साइड लिया और इसको पानी के साथ मिला दिया, तो हमने क्या देखा, Mg ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, तो MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बन गया। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये नेचर में कैसा है, बेसिक है। इसका पता कैसे लगाएंगे अपन, लिटमस पेपर लेंगे और लिटमस पेपर के ऊपर जैसे ही जो है इसका सॉल्यूशन बना के डालेंगे तो लिटमस पेपर में क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। और हमको पता है लिटमस पेपर जब बेसिक नेचर में कोई भी चीज उस पर डालते थे तो क्या कलर देता था, एसिड क्या देता था, ब्लू से रेड। ठीक है, ये क्या देगा, रेड से ब्लू, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड बना था वो नेचर में कैसा था, बेसिक था। ठीक है, तो ये जो है केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो पाई जाती हैं मेटल्स की। ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। मेटल्स के ऑक्साइड नेचर में होंगे कैसे, बेसिक होंगे। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक्टिविटी 4.4 के अंदर। इसके अंदर बर्निंग ऑफ ए सल्फर पाउडर। अब ये नॉन मेटल्स की बात कर रहा है, सल्फर पाउडर को बनाने में क्या होता है। तो देखिए नॉन मेटल्स को जब भी अपन जलाते हैं तो देखिए क्या होता है, एज सून एज द सल्फर स्टार्ट बर्निंग, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए गैस जार टम्बलर and lid to ensure that the gas produced does not escape, and remove the spoon after some time. A small quantity of water into the tumbler and quick replace, shake the tumbler well and the solution with the red and blue litmus paper. से चेक कर लिया, इसको टेस्टिंग कर लिया। The name of the product form is a reaction sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas, and when the sulfur dioxide is dissolved in water and the sulfurous acid is formed, so the reaction can be given is the follow। देखिए ये था आपका नॉन मेटल सल्फर। जब आपने इसको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो कहने का मतलब है कि जब आप नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हो तो ऑक्साइड बनते हैं। अब ये ऑक्साइड नेचर में कैसा है, इसके साथ में हमने इसको क्या बना लिया, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हमने वही पानी डाला, तो देखो क्या बन गया, H2SO4। ये आपका बन जाएगा। ये नेचर में कैसा है, एसिडिक। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक। कार्बन को जलाओगे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। पानी के साथ में मिलाओगे तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और मेटल्स जो होते हैं वो नेचर में बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज थी एसिड्स मेटल्स की, ऑक्सीजन के साथ में क्या क्या रिएक्ट करके बनाते हैं, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर थी। अब बात करते हैं अपन वाटर के साथ में, कि जब मेटल्स जो है पानी के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे। तो देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है एंड इट इज रिएक्ट्स विगोरसली, और ये ऑक्सीजन के साथ में बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, सोडियम को केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। किस में करके रखा जाता है, केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, एंड यू ऑब्जर्व दैट द सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विद द वाटर। ठीक है, एंड रिएक्ट्स स्लोली। बाकी ये आयरन है वो धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। तो जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर एंड दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए मेटल की बात कर रहे हैं अपन, तो वापस से मैग्नीशियम ले लेते हैं Mg एंड प्लस H2O।
ठीक है, क्या बनेगा MgOH का होल 12। ठीक है, मेटल रिएक्ट कर गया। कभी कभी गैस भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो इस तरीके से हम देखते हैं। और नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली पानी से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, आगे देखते हैं रिएक्शन विद द एसिड्स। लेट अस नाउ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ में कैसे रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन रिएक्शन विद एसिड्स के साथ में। जब भी हम देखेंगे तो एक एक्टिविटी बता रखा है, एसिड के साथ में रिएक्शन करके मेटल्स क्या बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहीं से बात कर लेते हैं। ये सोडियम एक मेटल था Na, और इसको HCl के साथ में अपन ने एसिड के साथ में रिएक्ट कराया। ये मेटल हो गया, ये एसिड हो गया, तो क्या बनेगा HCl, और ये NaCl क्या बन जाएगा NaCl, और प्लस कौन सी गैस निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब मेटल्स एसिड के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये क्या है साल्ट, और ये कौन सी गैस है हाइड्रोजन गैस। तो मेटल्स एसिड्स के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। मेटल्स बेस के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या होता है वो देखते हैं। देखो, ये सोडियम मेटल हो गया, और ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है नेचर में बेसिक। इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, देखिए Na प्लस KOH, तो देखिए क्या बनेगा Na2K प्लस OH माइनस। तो कहने का मतलब है कि मेटल्स जो है वो बेस के साथ में रिएक्ट करके भी क्या बनाते हैं, साल्ट ही बनाते हैं। आगे देखिए, एक रिएक्शन के बारे में बता रखा है आपको, और ये तो बात थी मेटल्स की। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ में, बट मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ में, नॉन मेटल्स नहीं करते हैं। इसलिए मैंने दोनों एग्जांपल आपको एसिड्स के बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो देखिए। अपन बात कर रहे हैं, बीकर एक लेते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें डालते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की और जिंक की सल्फेट के सॉल्यूशन की। देखिए, ये इस कॉपर को पानी में सल्फेट के साथ में मिलाएंगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया, और ये जिंक हो गया। जब अपन इन दोनों को मिला लेते हैं और जब इसमें जिंक के टुकड़े डालते हैं सॉल्यूशन में, इसका कलर पहले होता था ब्लू। जैसे ही जिंक ऐड करेंगे तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है यहाँ से और खुद आ जाता है, तो ये बन जाता है ZnSO4, और प्लस कॉपर अलग हो जाता है और इसका कलर लेस हो जाता है, ये कोई कलर नहीं रहता। तो कहने का मतलब जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को। तो इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं ये कह सकता हूँ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कॉपर जो था वो लेस रिएक्टिव था जिंक से, जिंक हाईली रिएक्टिव था। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, और ये रिएक्शन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल कभी डिस्प्लेस नहीं करेगा हाईली रिएक्टिव मेटल को, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वही डिस्प्लेस करेगा। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। तो यूजेस क्या क्या होते हैं आपको पता है। नॉन मेटल्स इसेंशियल फॉर आवर लाइफ व्हिच वी ऑल बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। नॉन मेटल्स यूज इन द फर्टिलाइजर, ठीक है, सल्फर वगैरह। नॉन मेटल्स यूज वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में। नॉन मेटल्स यूज इन द क्रैकर्स में, यहाँ पर काम में आते हैं। इज दैट क्लियर। इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर अपन इसके चल रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर अपन जल्दी स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर जो है आपका 8th क्लास का 18 चैप्टर जो है वो। ठीक है, धन्यवाद। Good morning students of class 5th. Today we start our next chapter, chapter number 7. क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर के वो अपने चल रहे हैं। नोट्स वगैरह भी अपन ने स्टार्ट कर दिए थे, बट एक बार आज अपन चैप्टर को थोड़ा सा समझेंगे ब्रीफली। देखिए, चैप्टर है आपका मैग्निफिसेंस ऑफ ट्रीज, मतलब कि जो पेड़ है हमारे दैनिक जीवन में उनका क्या महत्व है, क्या भव्यता वो रखते हैं हमारे आसपास का जो नेचर सराउंडिंग है उसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले बात आता है फॉरेस्ट का।
फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड एंड थिकली कवर्ड विद द ट्रीज, श्रब्स एंड द मैनी अदर प्लांट्स। मतलब कि जो जंगल है आपका, उसमें एक ऐसी लैंड है जो बहुत ही ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है और उसमें काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी में काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं, पौधे हैं, छोटे छोटे जड़ी बूटियाँ वगैरह और भी बहुत टाइप के प्लांट्स हैं। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है लैंड का, उसको अपन बोलते हैं फॉरेस्ट। अ फॉरेस्ट प्रोवाइडेड अर्ली ह्यूमंस विद फायरवुड, नट्स, फ्रूट्स एंड प्रोटेक्शन फॉर हार्श वेदर। अब पुराने ज़माने में जब आदि मानव वगैरह जो लोग जंगलों में रहते थे, उन सबको भोजन, खाना, पानी की व्यवस्था जो होती थी वो जंगलों से होती थी। आज भी जो फॉरेस्ट है वो ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, किस किस वेज के फॉरेस्ट से जो है ह्यूमंस को हेल्प मिलता है, वो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर बुक में दिए गए। जैसे कि फॉरेस्ट क्लीन द एयर फॉर अस। जैसा कि हम सभी को पता है कि जंगल जितने ज़्यादा होते हैं, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, हमारा एनवायरमेंटल उतना ही ज़्यादा क्लीन रहता है, साफ रहता है, हवा साफ रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, फॉरेस्ट जनरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल। आपको पता है कि बादल जो होते हैं वो हरे पेड़ों से अट्रैक्ट होते हैं और जो बारिश होती है, रेनफॉल, उस लेवल को भी फॉरेस्ट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, पत्तियों से जो ट्रांसपिरेशन से जो पानी बाहर आता है लीव से, उससे जो है बादल जो है अट्रैक्ट होते हैं, क्लाउड, एक्सेस वाटर। एंड इसके अलावा लकड़ियां हैं, फर्नीचर, बोट, वेगन्स, स्लेस, काउंटलेस अदर थिंग्स मेड ऑफ वुड। जो भी लकड़ी के आइटम बनते हैं वो सब हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। पेपर जो हम राइटिंग में काम में लेते हैं वो भी जंगलों से मिलता है। और भी अदर इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं, जैसे कि बांस के जो है पौधे जो होते हैं, पेड़, बम्बू, ठीक है, इसेंशियल ऑयल से, रेजिन्स है, ये सारी की सारी चीज़ें भी हमें जंगलों से मिलती है। वेराइटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है, बहुत जंगली जानवर, वन्य जीव जो होते हैं वो जंगलों में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हनी है, मीट है, स्किन है, लेक, ये सारी की सारी चीज़ें हमें मिलती है। इसके अलावा फॉरेस्ट जो है सोइल इरोजन से भी प्रिवेंट करते हैं। मिट्टी जो बारिश से, पानी से बह करके चली जाती है या फिर जो है हवा के साथ में उड़ जाती है, तो रूट्स जो होती है बड़े बड़े प्लांट्स की, वो मिट्टी को बाइंड करके रखती है और उस वजह से क्या होता है कि मिट्टी का कटाव भी नहीं होता। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी फॉरेस्ट की और इस पूरे नेचर के लिए थी। अब फॉरेस्ट पीपल कौन से जो जंगलों में रहते हैं, अब हमारे कंट्री के अंदर डिफरेंट स्टेट ऑफ द डिफरेंट ट्राइब्स है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जनजातियां हैं जो जंगलों में रहती है, जिनको ट्राइब्स बोलते हैं। और ये इनका कल्चर, इनका रहन सहन सब कुछ डिफरेंट है। ये इनकी लैंग्वेज है, इनके कस्टम्स, रीति रिवाज, इनके कॉस्ट्यूम्स, ये जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इनका वेशभूषा, परिधान, सब अलग अलग स्टेट में जो जनजातियाँ होती है जंगलों में रहने वाली, उनका बदल जाता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है कई जनजाति लोगों का जो है वो घर है। यहाँ पर आपके कुछ जनजातियों के नाम दिए गए, जैसे कि भील जनजाति ट्राइब, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात इन जंगलों में पाई जाती है। ट्राइब कुमाई मणिपुर में है और अपाटनी ट्राइब जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। नागा जो जनजाति है वो नागालैंड, आसाम और मणिपुर में। इसी के अलावा गड्डी जो जनजाति है वो हिमाचल के जंगलों में पाई जाती है और बंजारा जनजाति जो है वो सेंट्रल वेस्टर्न इंडिया के जंगलों में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्राइबल पीपल्स जो है वो जंगलों पर क्या क्या डिपेंडेंसी रखते हैं, क्या क्या मिलता है उनको फॉरेस्ट से। तो सबसे पहले बात करते हैं फूड के बारे में। फूड मटेरियल जो होते हैं, जैसे कि टेमरिंड, कस्टर्ड एप्पल, वुड एप्पल, आंवला, एडिबल बेरीज, ये सारे मटेरियल एज ए फूड, वेराइटी ऑफ नट्स, ये सब ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो जंगलों से ही लेते हैं, जो जंगलों में ही रहते हैं। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स में वुड है, ठीक है, लीव्स है, ग्रास है, ये सारे के सारे जो है घरों की छतों के निर्माण करने में, घर बनाने में, इन सबको काम में लेते हैं। इसके अलावा फोडर, ग्रास, जो अपने गाय भैंसे वगैरह हैं उनको चराने के लिए, एनिमल्स के लिए। मेडिकल प्लांट्स, नीम है, सिनकोना है, आंवला है, ये सब जो डिजीज़ वगैरह को, जो बीमारियां होती है जैसे मलेरिया वगैरह में सिनकोना से जो है औषधि बनाई जाती है, इन सब में काम में लिया जाता है। स्पाइसेज है, लौंग, सिनेमन, दालचीनी, क्लोव, ये सारे की सारी भी जंगलों से मिलती है। इसके अलावा अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में अगर अपन जाते हैं तो लीफ प्लेट है, पातल बनाते हैं, ये आप सबने खाना खाया होगा पातल के अंदर, वो जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां जो होती है सूखी, उसी से बनाई जाती है। एक तरीके से इनका रोजगार भी है, ठीक है, वो भी पतले मार्केट में आती है, बिकती है। इसके अलावा टर्पेंटाइन है, टेनिन, गम्स, रेजिन, ये भी इनको तेजी से मिलता है। बम्बू बास्केट्स बनाते हैं उससे,
ग्रास से ब्रूम्स और मेस चटाइयाँ वगैरह बनाते हैं, रबर लेटेक्स से रबर बनता है, ऑयल निकालते हैं सीड से, साल और नीम से ये जो है साबुने बनाते हैं, सैंडलवुड से ये जो है अपनी अगरबत्तियाँ जो होती है, परफ्यूम्स वगैरह इनका निर्माण करते हैं। तो कुल मिलाकर के ट्राइबल्स जो पीपल हैं जो जंगलों में रहते हैं वो पूरा का पूरा इकोनॉमिकली भी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं और अपना जो रहन सहन होता है, खाना पीना, वो सब उस जंगल से ही लेते हैं। ठीक है। और कौन कौन सी ट्राइब्स जो है इंडिया में पाई जाती है डिफरेंट स्टेट्स में, उनके कल्चर कस्टम्स वो सब मैंने आपको बताए। इसके अलावा होते हैं सीक्रेट ट्रीज, मतलब कि ऐसे पौधे जिनका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है हमारे इंडिया के अंदर, मतलब कि जिनको पूजा जाता है या हम उनकी जो है धार्मिक आस्था, रिलीजियस फेथ जो होता है हमारा, ऐसे पेड़ों को, ऐसे ट्रीज को सेक्रेट ट्रीज कहा जाता है। और वो कौन कौन से जिनकी हम वर्शिप करते हैं, प्लांट्स की भी होती है, एनिमल्स की भी होती है, जैसे हम गाय को भी पूजते हैं। तो प्लांट्स के अंदर पीपल है, आंवला है, बनियन ट्री है, नीम का है, ये सारे सेक्रेट ट्रीज में आते हैं। ठीक है। रिलीजियस फेस्टिवल्स जब भी कोई होते हैं तब हम इन पेड़ों की पूजा करते हैं, इनके चारों तरफ जो है डेकोरेटेड जो है फूल पत्तियां वगैरह सजा करके ये सब करते हैं। तो ये मान्यता है हमारे देश में कि वर्शिप ऑफ द सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, ऐसे पेड़ों की, तो इससे समृद्धि आती है, खुशहाली आती है, अच्छा आपका स्वास्थ्य रहता है, ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं पेड़ों के अलावा फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन की, मतलब कि जंगलों की कटाई जो है वो फॉरेस्ट, कटिंग डाउन द फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। लकड़ियों के लिए या हमारी जो रिसोर्सेज है उनका पूरा करने के लिए जो है हम जंगलों को काटते हैं और एक्सेस में काटते हैं, जिसकी वजह से जंगलों का जो है कमी होती जा रही है, उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। इसके कारण क्या क्या है, क्यों होता है डिफॉरेस्टेशन? सबसे पहला कारण है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब कि मैनी ट्राइबल पीपल्स जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो ट्राइब्स हैं जो जंगलों में रहते हैं वो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर खेती करते हैं जंगल के अंदर। मतलब कि एक जगह पे कुछ समय तक के लिए रहेंगे जंगल में, वहाँ पर अपना जो है उस लैंड को काट करके क्लीन कर देंगे, वहाँ से पेड़ पौधों को काट देंगे, वहाँ पर 2 साल 3 साल जब तक उस मिट्टी में फर्टिलिटी है वो वहाँ पर कल्टीवेशन करते रहते हैं। जैसे ही उस मिट्टी में फर्टिलिटी खत्म हो जाती है वो नेक्स्ट प्लेस पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो जमीन जो है वो इनफर्टाइल हो जाती है वो लैंड, और उस लैंड में दोबारा जो है पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, इसलिए वो क्या हो गया, एक तरीके से इनफर्टाइल लैंड हो गया, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन हो चुका है जंगल का। तो सबसे मेन कॉज है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो है क्रॉपिंग करना, बदल बदल करके, जो जंगलों के अंदर जो ट्राइबल पीपल से वो करते हैं। सेकंड सबसे बड़ा रीजन है अर्बनाइजेशन, द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स और सिटीज। बड़े बड़े शहर बन रहे हैं, कस्बे बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं। ठीक है। डेवलपमेंट की बात चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चल रही है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जंगलों की कटाई हो रही है, क्योंकि लैंड एरिया चाहिए। सबसे बड़ा जो है अर्बनाइजेशन करने के लिए रिसोर्स जो चाहिए होता है वो होता है लैंड, और उसके लिए जंगलों की कटाई हो रही है। तो 2 सबसे बड़े रीजन है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं डिफॉरेस्टेशन के? डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट है मैनी प्लांट्स और एनिमल्स का होम होता है फॉरेस्ट। हम सबको पता है कि जंगल के अंदर जंगली जानवर और बहुत से छोटे मोटे पेड़ पौधे वगैरह ये सब रहते हैं, और उन एनिमल्स का घर चला जाता है। सोइल इरोजन होता है, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाता है, बारिश की अनियमितता हो जाती है, और जो डिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ग्लेशियर्स मेल्टिंग होने लगते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कंडीशन है। ठीक है। इसके अलावा जो है रेनफॉल जब होगा बहुत ज़्यादा तो पेड़ पौधों जो ट्रीज हैं वो नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेंगे, तो बाढ़ जैसे हालात भी हो सकते हैं। एक्सेस जो है वाटर को रोकने के लिए जो मिट्टी है वो कट जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन से जो है पूरा क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है। ठीक है। और पूरी ह्यूमिडिटी जो है उस डिफॉरेस्ट एरिया की जो थी वो सारी की सारी इफेक्टेड होती है। अब बात करते हैं अपन कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, अमृता देवी और उसके सेक्रीफाइस के बारे में बात करते हैं। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जोधपुर के एक महाराजा थे, और ये जोधपुर राजस्थान के उस जिले की कहानी है। ऐसा त्याग और ऐसा बलिदान जो है सिर्फ हमारे राजस्थान की धरती से ही देखने को आपको मिलेगा। और इसमें सबसे पहले इस चिपको मूवमेंट का जो है वो जिक्र आपको कर रहा हूँ मैं, कि खेजड़ी के जो विलेज था जोधपुर के अंदर, वहाँ जोधपुर के एक महाराजा थे, अपने महल के लिए लकड़ियों का जो चाहिए था उनको, उस संसाधन के लिए उन्होंने अपने सैनिकों को जो है खेजड़ी विलेज से जो है खेजड़ी के पेड़ की जो है लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा। और वहीं पर जब वो अमृता देवी से मिले, और जो उसी गांव की रहने वाली एक महिला थी, तो उसने अपने सोल्जर, उन्होंने कहा कि
रिक्वेस्ट करी सोल्जर्स ने कि हमें महाराजा का आदेश है, हम लकड़ी काट के यहाँ से ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोला कि मैं इस पेड़ की लकड़ी आपको नहीं काटने दूंगी। और इस तरह से विलेजर्स ने डिसाइड किया कि अगर आप पेड़ की लकड़ी हमें नहीं काटने दोगे तो हम जो है आपका सर गर्दन से अलग कर देंगे। मतलब कि जो अमृता देवी थी वो पेड़ के चिपक गई, उसको गोद में ले लिया, उसके हक कर लिया, तने से चिपक गई स्टेम से। लेकिन उन सिपाहियों ने ऐसा नहीं माना और उन्होंने एक के बाद अमृता देवी और उसकी तीनों बेटियों की हत्या कर दी। देखते ही देखते ये घटना पूरे गांव में फैल गई और इससे इंस्पायर्ड होकर के 363 विलेजर्स जो थे उस गांव के, उन सब के जो है अपने जीवन, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया ओनली फॉर द ट्री ऑफ खेजड़ी, कि पेड़ को नहीं कटने देंगे। और यही एक इतिहास बन गया। जब राजा को घटना का पता चला तो उन्होंने तुरंत इस काम को रोका और अमृता देवी तब से अमर हो गई। उस गांव में आज भी मेला लगता है और ये इंस्पिरेशन, ये इंसिडेंट जो है चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। मतलब कि पेड़ों के चिपक गए थे खेजड़ी जो है विष्णुई समाज के लोग, तो ये एक मूवमेंट था। तो पेड़ पौधों को हमें बचाने के लिए बहुत कुछ करना अनिवार्य है। आज का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, इस सबको हमें समझना होगा। अब बात करते हैं सेक्रेड ग्रूव और ओरन। धार्मिक जो पौधे थे, हमारे पेड़ थे, उनको एक ट्राइबल सोसाइटीज जो हैं वो एक उसको इम्पोर्टेंट पार्ट मानती है। ए सेक्रेड ग्रूव और ओरन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सम ट्राइबल सोसाइटीज। ओरन एक डेवलप्ड एरिया होता है जहाँ पर जो लोकल पीपल होते हैं उस एरिया के, वो ऐसे पेड़ पौधों को लगाते हैं और एक जंगल तैयार करते हैं। एंड द वर्ड ओरन इज संस्कृत वर्ड से जो है वहाँ से आया है, भाषा से, अरण्या, जिसका मतलब होता है जंगल, एक खुद डेवलप करना। आजकल देखा होगा आपने बहुत से लोग जो हैं वो जो लैंड होती है, मतलब कि सोशल सर्विस भी आप इसको मान सकते होंगे कि खुद ही जो है छोटे छोटे पौधे लगा करके उस लैंड को जो है धीरे धीरे जो है हरा भरा करने की कोशिश में लग जाते हैं। और जब 20-25 साल बाद होते हैं तो वो एक एरिया में एक फॉरेस्ट टाइप जो है तैयार हो जाता है। तो ये सारा का सारा था इस चैप्टर से रिलेटेड। लास्ट एंड फाइनल आता है एफोरेस्टेशन, जिसको अपन बोलते हैं वनोरोपण, या वनों को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो पेड़ लगाए जाते हैं। प्लांटिंग मोर से मोर ट्रीज टू सेव द एनवायरनमेंट और एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिफोरेस्टेशन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एफोरेस्टेशन करना चाहिए। मतलब कि हम एक पेड़ काटते हैं तो हमें 4 लगाना अनिवार्य है। इसीलिए हर जुलाई को वन महोत्सव जो है भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स के बारे में। राजस्थान में क्या क्या है, देखो, वाइल्ड लाइफ और सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स इज द प्रोटेक्टेड एरिया where the animals and plants are conserved। Is it clear? मतलब कि वहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है एनिमल्स और प्लांट्स को। आप वहाँ पर एक्सटॉर्शंस नहीं कर सकते, उनका शिकार नहीं कर सकते। हंटिंग इज प्रोबेबली बैंड होती है वहाँ पर पूरी तरीके से, ठीक है। तो ऐसे कंजर्व प्लेस को अपन ने 2 भागों में बांट रखा है। एक तो होते हैं नेशनल पार्क्स, एक होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जंगली जानवर जैसे कि शेर वगैरह है, गोडावन है, ये सारी चीज़ों को, जो एनिमल्स हैं जो रेयरली हैं, अब कुछ जातियाँ ही बची है, उनको कंजर्व किया जाता है। और नेशनल पार्क्स में हमारे पक्षी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, माइग्रेटेड बर्ड्स भी होते हैं और एक तरीके से टूरिज्म को भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो हमारे राजस्थान में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से पार्क है, वो इस टेबल में दिया गया है जो हम कर चुके हैं नोट कॉपी में। रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है। बाघ परियोजना भी यहाँ पर चला रखी है राजस्थान सरकार ने कई सालों से, और बाघ जो है टाइगर उसको कंजर्व किया जाता है, उसको उसके शिकार पर पाबंदी है। ये सवाई माधोपुर में है। इसके अलावा केवला देवी नेशनल पार्क है, घना पक्षी अभ्यारण्य भी इसको बोला जाता है, ये भरतपुर में है। इसके अलावा डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो जैसलमेर के अंदर है। और सरिस्का नेशनल पार्क आपका अलवर में है, पांडुपोल भरतरी के पास। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजसमंद में है। सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रतापगढ़ और दारा सेंचुरी कोटा में है। अब ये सारे जिले, सारे डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के मैप में आपको पता है, जैसे भी क्वेश्चन आता है पीछे से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हाईलाइट करिए तो उस डिस्ट्रिक्ट में आप कर सकते हैं। इसके साथ में लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है चैप्टर का बच्चों, वो है फूड चेन। ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिंक द टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फॉर द फूड इज कॉल्ड ए फूड चेन। मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें जीव जो है, ऑर्गेनिज्म जो है, वो एक दूसरे के साथ में लिंक्ड है और वो जो टॉप पर बैठा है उस फूड चेन के अंदर, वो उस फूड चेन का किंग है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, प्लांट से शुरू करते हैं तो प्लांट को कौन खाता है, डियर, हिरण घास खाती है, हिरण का शिकार कौन कर जाता है, टाइगर। तो ये एक फूड चेन बन चुका है। ऐसे अगर अपन घास की बात करें, दूसरा फूड चेन का एग्जांपल लेते हैं तो ग्रास होपर, उसके बाद में ग्रास होपर को फ्रॉग को ईट कर लिया स्नैक ने, तो स्नैक यहाँ पर फूड चेन में
टॉप पर बैठा है। ठीक है, तो खूब सारी टाइप की फूड चेन है, ये तो मैंने 2 एग्जांपल दिए, बहुत सी तरह की फूड चेन है। एक जंगल में काफी तरह के फूड पैटर्न होते हैं, कौन किसको खाता है, और जो सबसे ज्यादा सर्वाइवल है, जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट है, वो ही सर्वाइव करता है। यही डार्विन का थ्योरी था। फूड वेब के बाद में बात करते हैं, ए सिस्टम ऑफ द इंटरडिपेंडेंट फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। मतलब कि हर जानवर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अगर घास नहीं होगा तो हिरण नहीं रहेगा, हिरण नहीं रहेंगे तो जानवर, जो मांसाहारी जानवर है, टाइगर है, भेड़िया, इनके लिए शिकार नहीं रहेगा। तो इसको बोलते हैं फूड वेब। इंटरडिपेंडेंट फूड चेन इज कॉल्ड ए फूड वेब। इज इट क्लियर? इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर्स अपन ने 1 to 6 तक जो है वो इसके कर दिए हैं। नेक्स्ट जो भी होंगे 7, 8, 9, 10, 11 वो आपको बता दिए जाएंगे। इस वीडियो को आपको देखना है, चैप्टर को समझना है। ठीक है, धन्यवाद।